ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं यूना को, जो कि स्कूल के एकदम टॉप पर खड़ी थी। सभी के सभी नीचे उसे देखकर घबराए हुए थे कि कहीं ये अपनी जान ना दे बैठे। वहाँ पर हम स्कूल के प्रिंसिपल एंड हमारे स्पेशल टीचर मिस्टर जैंग को भी देखते हैं, जो कि यहाँ पर भी खुद घबराए हुए थे। लेकिन यूना वहाँ से कूदती नहीं है। उसके बदले तो वो वहाँ ऊपर से अपने स्कूल के सभी नोट्स को फेंक देती है एंड कहती है कि अब से ना मैं पढ़ूंगी, ना ही यहाँ का कोई बच्चा पढ़ेगा। ये स्कूल सबसे बकवास स्कूल है। और ये सब कुछ देखकर वहाँ के स्टूडेंट्स तो उसे सपोर्ट करने लग जाते हैं। वो सभी के सभी बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन प्रिंसिपल सर नहीं। प्रिंसिपल सर मिस्टर जैंग से कहते कि आखिर ये कैसी स्टूडेंट है, इसे अभी के अभी डिसमिस कर दीजिए। बट मिस्टर सिंह मना कर देते हैं एंड प्रिंसिपल को समझाते हैं कि अगर हमने उसे डिसमिस कर दिया तो फिर उसका फ्यूचर खराब हो सकता है। वो सचमुच खराब बच्ची नहीं है, बस यहाँ पर उसे जानने की देरी है। एंड यहाँ पर यूना जोर जोर से चिल्लाकर कह रही होती है कि मैं इस स्कूल में दोबारा से कदम नहीं रखने वाली, और अगर मैंने रखा तो मैं कुत्ते से कम नहीं रहूंगी। लेकिन ऐसा करते करते यहाँ पर साल बीत जाते हैं। यहाँ पर होती है हमारी यूना, जो कि यही स्कूल में वापस आ जाती है, लेकिन इस बार एज अ स्टूडेंट नहीं बल्कि यहाँ पर एज अ टीचर। एंड यहाँ पर प्रिंसिपल उसे पहचान ही नहीं पाते। वो कहने लग जाते कि सचमुच मानना पड़ेगा, तुम कम्प्लीटली यहाँ पे बदल चुकी हो। तुम्हें पता है तुम वो स्टूडेंट्स में से एक थी जिसके ऊपर मैंने कभी भरोसा नहीं रखा और ना ही कोई होप्स रखे। और अब देखो तुम्हारे पास इतनी अच्छी अच्छी डिग्रीज है, वो भी टॉप यूनिवर्सिटी की, तो फिर तुम यहाँ पर आकर एक मामूली टीचर की तरह पढ़ाना क्यों चाहती हो? क्या तुम श्योर हो? तब यहाँ पर यूना उन्हें बताने लग जाती है वो पास्ट टाइम की चीज़ें, जब यहाँ पर उसकी हालत बहुत ख़राब थी। उस समय मिस्टर जैंग ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी और उसने यहाँ पर लीजा से कहा था कि एक अच्छी लाइफ जी लोगी तो अपना प्रेजेंट और अपना फ्यूचर संभाल लोगी। जिसके बाद से यहाँ पर लीजा ने खूब मेहनत कर पढ़ाई की। एंड हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर वो प्रिंसिपल से कह रही होती है कि मानक मैं यहाँ पर एक बहुत ही ख़राब स्टूडेंट में से एक थी। मैं जानती हूँ कि मैं कितनी शैतानियाँ करती थी, लेकिन मिस्टर जैंग वो हमेशा से मेरे लिए एक स्पेशल टीचर रहे हैं, जिन्होंने मुझे सिखाया है कि यहाँ पर पढ़ाई सिर्फ रुक नहीं जाती है, वो एंड तक हमारे साथ रहती है। एंड मैं बस उन्हीं की तरह बनना चाहती हूँ एंड कुछ अच्छा काम करना चाहती हूँ स्टूडेंट्स के लिए। ये सुनते ही यहाँ पर प्रिंसिपल खुश हो जाते हैं। एंड तब तक यहाँ पर दूसरे टीचर मिस्टर ही की एंट्री हो जाती है, जो कि यहाँ पर यूना को 2 बार मुड़कर देखते हैं एंड तब जाकर पहचानते हैं। बोलने लग जाते कि अच्छा अभी मैं समझ रहा हूँ, जब लोग बोलते हैं कि लड़कियाँ स्कूल से निकलने के बाद प्रिटी हो जाती है, तुम सचमुच बहुत प्रिटी हो गई हो। लेकिन लगता है अभी भी तुम यहाँ पर वैसी की वैसी इमेच्योर रहोगी। प्रिंसिपल कहते कि नहीं, हमारी यूना कम्प्लीटली बदल चुकी है। यूना कहते कि सही कहा, मैं तो बदल गई लेकिन आप बिल्कुल नहीं बदले, बस आपके बाल थोड़े से कम हो गए हैं। एंड ये सुनते यहाँ पर मिस्टर ही कुछ बोल ही नहीं पाते। वही दूसरा प्रिंसिपल यहाँ पर यूना को क्लास 1 असाइन कर देते हैं। ये सुनकर तो मिस्टर ही की चीखें निकल जाती है, क्योंकि क्लास 1 के नाम से नहीं बल्कि क्लास हेल के नाम से जाना चाहता है। मिस्टर ही प्रिंसिपल से कह रहे होते कि आप सोच समझ कर यूना को वहाँ पर एडमिशन दीजिए, वरना क्या पता क्लास के पहले दिन ही यहाँ पर यूना रिजाइन करने के लिए रेडी हो जाए। यूना कहती कोई बात नहीं, मैं हैंडल कर लूंगी। एंड जब यहाँ पर यूना अपने क्लास की तरफ जा रही थी, तब उसे कॉरिडोर में ढेर सारी टीचर्स मिलती है, जो कि यूना का यहाँ पर वेलकम करती है। लेकिन वेलकम करने के साथ साथ वो यूना को वार्निंग भी देती है कि ये क्लास तुम्हारी ठीक नहीं होगी। अभी ही प्रिंसिपल से अपील कर एक नई क्लास में चली जाओ। यहाँ के बच्चे तो विंडो से कूदकर स्मोक बॉल बाहर फेंक रहे होते। वहाँ के जो पीटी टीचर थे वो तक घबराए हुए थे, वो तक यूना को छुपने के लिए कह रहे थे। बट यहाँ पर यूना डरे बिना उस क्लास के अंदर एंटर करती है, जहाँ पर वह साफ साफ देख पा रही थी कि कुछ स्टूडेंट्स ने तो अपना जिम खोल रखा था, कुछ स्टूडेंट्स ने अपना कंटेंट क्रिएशन खोल रखा था, कुछ ने मेकअप ट्यूटोरियल, कुछ ने फूड ब्लॉगिंग शुरू कर रखी थी एंड कुछ ने तो यहाँ पर अपना गेमिंग वर्ल्ड। इन दी एंड यहाँ पर ये क्लास कोई स्टूडेंट का क्लासरूम तो बिल्कुल नहीं लग रहा होता है। यूना वहाँ पर सामने खड़ी होकर सभी को ग्रीट करती है एंड अपना नाम बताती है, साथ साथ ये भी बताती कि अब से वो उनकी होम रूम टीचर रहेगी। लेकिन यहाँ पर कोई भी उसकी बातों पर ध्यान तक नहीं देता, तो लीजा को पर्सनली वहाँ पर एक एक कर उन सभी के स्पेसेस पर जाना पड़ता है, जहाँ पर वो मेकअप वाले स्टूडेंट से उसकी बुराई करती है कि इतना घटिया मेकअप तुमने सीखा कहाँ से, तुम्हें कंसीलर भी ढंग से लगाना नहीं आता। एंड मैं दूसरी ओर जो कॉमिक पढ़ रही थी वो उसे कॉमिक की एंडिंग बता देती है,
जो एंडिंग वो बेचारी जानना तक नहीं चाहती थी, और उसके लिए वो कॉमिक स्पॉइल हो चुका था। वेट लिफ्टर से तो यहाँ पर वो वेट्स उठाकर कहते कि बस इतना सा वेट उठाकर तुम अपना बॉडी बिल्डअप करना चाहते हो तो 20 साल में भी ये बॉडी बिल्डअप नहीं हो पाएगी, और वो उसी के ऊपर फेंक देती है। वही एक स्टूडेंट के पास में यहाँ पर फायर होता है, जिसे लेते ही यहाँ पर वो डस्टबिन में फेंकने वाली थी, पर उसके पास यहाँ पर एक आइडिया आ जाता है। वो स्टूडेंट अपना बॉटल गैस वापस मांग रहा था। लीजा कहती कि क्यों, रखे रखे बहुत बोर हो रहा है, क्यों ना इससे कुछ अच्छा किया जाए। एंड ऐसा कहकर वो अपने हाथ में फोम रखती है और अपने हाथों में ही आग लगा देती है। हालांकि ये केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट होता है जिससे यहाँ पर किसी को कोई भी हर्ट नहीं होगा, लेकिन बाकी के जो स्टूडेंट है वो इस चीज़ को देखकर बड़े शौक हो जाते हैं। उनके लिए ये चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बन जाती है। लीजा कहने लग जाती कि है ना इंटरेस्टिंग, अगर चाहो तो मैं तुम्हें इसके बारे में पढ़ा सकती हूँ। लेकिन वो स्टूडेंट कहने लग जाता है कि हाँ, इसमें क्या पढ़ाना है, कुछ फिजिकल एंड केमिकल नॉलेज ही तो है, और क्या है। लीजा कहते कि ऐसी बात नहीं है। वो स्टूडेंट कहने लग जाता है कि देखो, आई नो कि तुम टीचर हो, इसलिए तुम्हें लग जाओगा कि तुम यहाँ पर हमें नॉलेज दोगी, बट हाँ, जितना साइंस के बारे में मैं जानता हूँ उससे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता है। तुम सिर्फ हमें यहाँ पर किताबों की बातें बढ़ा सकती हो, लेकिन हमारा प्रैक्टिकल नॉलेज तो हम खुद ही यहाँ पर बढ़ा देंगे। लीजा समझ जाती कि इन्हें बोलकर कुछ मतलब नहीं है, बिकॉज ये सभी अपनी बातों से हटने नहीं वाले, इसलिए यहाँ पर वो खाली वाटर के बड़े बड़े बॉटल्स ले लेती है, उन्हें कट करती है एंड पाइप्स के साथ में जोड़ना शुरू कर देती है, जहाँ पर सभी स्टूडेंट्स का ध्यान सिर्फ और सिर्फ यूना पर ही था। एंड यहाँ पर वो स्टूडेंट को बताने लग जाता कि देखो, मैं मानती कि मैं यहाँ पर टीचर हूँ, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मैं स्टूडेंट से कुछ सीख कर जाऊँ, लेकिन मैं एक प्रोफाउंड टीचर हूँ जहाँ पर मुझे तुम लोगों से अपनी नॉलेज को शेयर करने के लिए भेजा गया है, ना कि यहाँ पर तुम्हारी नॉलेज लेने के लिए भेजा गया है। मैं मानती हूँ कि तुम छोटे और मैं टीचर हूँ, लेकिन ये भी जान लो कि तुम्हारे पास कम एक्सपीरियंस है और मेरे पास ज़्यादा है। ऐसा बोलकर वो काउंटडाउन शुरू कर देती है, जहाँ पर उसके अंदर से फायर गन जैसा फायर ब्लास्ट निकलता है, जिसे देखकर सभी लोग यहाँ पर इम्प्रेस हो जाते हैं। यूना कहते कि क्यों, अभी भी तुम जाकर अपनी सीट पर बैठोगे या फिर तुम्हारे लिए स्पेशल सीट मुझे क्रिएट करनी पड़ेगी। एंड साथ साथ यहाँ पर वो बाकी स्टूडेंट्स को भी अपनी जगह पर ढंग से बैठने के लिए कह देती है। सभी के सभी यहाँ पर चुपचाप बैठ भी जाते हैं एंड यहाँ पर उस फायर गन वाली बात के बारे में पूछने लग जाते। यूना कहने लग जाते कि इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर बाद में बात करेंगे। सबसे पहले आज यहाँ पर हमारा क्लासरूम में टास्क 1 ये होगा कि हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखें। आज मेरा क्लास से पहला दिन है, जहाँ पर तुम सभी को देखकर मैं अच्छे से समझती हूँ कि तुम्हें क्लासरूम के नॉर्म्स एंड रूल्स के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन अगर पता भी है तो उसे फॉलो करो। अभी मैं लिख कर दे देती हूँ, बता देती हूँ, सभी के सभी उन चीज़ों को लिस्ट डाउन करेंगे या फिर ध्यान से सुनेंगे और उसी चीज़ को डेली क्लासरूम में एम्प्लॉय करेंगे। ऐसा कहकर वो एक एक कर यहाँ पर सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस उन्हें बताने लग जाती है, जो कि यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर फॉलो होंगे। इतने में यहाँ पर प्रिंसिपल होता है, जो कि बाहर से क्लासरूम को देखकर हैरान थे। वो तो यहाँ पर अपना चश्मा पहन लेते हैं, बिकॉज उन्हें बिलीव हो ही नहीं रहा था कि ये क्लासरूम यहाँ पर कभी शांति से अपने प्रोफेसर की बात भी सुन सकती है। लेकिन तब तक वहाँ पर प्रोफेसर ही आ जाते हैं, जो कि आते ही यहाँ पर पुलिस को लेकर आए थे, ये बोलते हुए कि ये बच्चा वो एक क्रिमिनल है। एंड सभी के सभी लोग यहाँ पर पुलिस स्टेशन पहुँच जाते, जहाँ पर ऑफिसर बता रहे होते कि उस बच्चे ने यहाँ पर पैसों की चोरी की है। इतनी कम उम्र में आज यहाँ पर उसकी लाइफ तो पूरी ख़राब हो जाने वाली है। हमने सभी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट कर लिया एंड साथ साथ हमें उसके पास से कुछ पैसे भी मिल चुके। यहाँ पर यूना का मेन क्वेश्चन ये था कि क्या आखिर यहाँ पर वो ने खुद से कन्फेशन कर दिया है। ऑफिसर बताते कि नहीं, वो तो मुंह खोलने के लिए भी रेडी नहीं है। हमने यहाँ पर उससे कितने सारे सवाल पूछे, बट वो किसी की रिगार्डिंग बात तक नहीं करना चाहता, और ऐसे स्टूडेंट्स अक्सर यहाँ पर घबरा जाते अपनी गलतियों को कबूल करने में, इसलिए यहाँ पर उन्हें सज़ा देना ही बेटर होता है। यूना यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है एंड कंफ्यूज भी हो जाती है। प्रिंसिपल और वो दूसरी टीचर मिसेस ली यूना से यही कह रहे होते कि देखो यूना, हम जानते कि तुम्हारे क्लास का आज पहला दिन है और वो तुम्हारे क्लास का ही बच्चा है, बट छोड़ो कि तुम्हारे लिए अच्छा है। तुम्हारे पास आगे फ्यूचर में एक मिस्टीरियस बच्चा कम हो जाएगा, तुम्हें आसानी होगी बाकी क्लास को हैंडल करने में। अब तुम उसके बारे में इतना मत सोचो और अपने आप को उदास मत करो। मिस्टर ही भी वहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ पर यूना उनसे पूछती है कि आखिर क्या बेसिस पर आपने वो के ऊपर ये सभी इंतजाम लगाए हैं।
मिस्टर ही यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सुनने के बेसिस पर ये सभी बातें कह रहे थे। एंड यही सुनकर यहाँ पर यूना को गुस्सा आ जाता है कि आपने कहीं सुनी बातों के बेसिस पर यहाँ पर उस वू के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। आपको पता भी है कि उसके फ्यूचर का क्या होगा अगर किसी को ये बात पता चली तो। एंड व्हाट इफ यहाँ पर उसे सब कुछ नहीं किया हो तो। मिस्टर ली को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। वो कहने लग जाते कि देखो, अगर इतनी ही प्रॉब्लम है मैडम तुम्हें, तो फिर जाकर तुम खुद ही इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कर देती। ऐसे भी वो कुछ बोल लेने वाला है। यूना कहते कि मैं जाऊंगी भी और उससे बात भी करूंगी, जहाँ पर ऑफिसर उसे वो के पास ले चले जाते हैं। यूना यहाँ पर अंदर जाते हैं। वो उससे पूछते कि देखो मुझे बताओ कि आखिर ऐसा क्या हुआ था। वो कहने लग जाते कि वो प्लीज़ अब आप यहाँ पर मुझे सिंपैथी दिखाने का नाटक मत कीजिए। आप भी यहाँ पर उनमें से एक है जो कि चाहते कि मैं यहाँ पर उन चीज़ों के लिए माफ़ी मांग लूँ। यूना यहाँ पर उसे समझाते कि देखो तुम जैसा सोचो वैसा नहीं है। जब तक तुम मुझे बात नहीं बताओगे मैं कैसे तुम्हें यहाँ पर इस सिचुएशन से बाहर निकल पाऊंगी। तब यहाँ पर वो कहने लग जाते कि मुझे किसी की भी मदद की ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी वो लोग कह रहे हैं ना कि उन्हें एविडेंसेस मिल गए हैं, तो फिर मैं इसमें क्या ही कर सकता हूँ। मैं अगर कुछ कहूँगा तो वो लोग कहेंगे कि मैंने सीसीटीवी फुटेज के साथ छेड़खानी की है, या फिर मैं साफ साफ सभी के सामने झूठ बोल रहा हूँ। इसलिए मुझे यहाँ पर कुछ नहीं कहना है। तब तक ऑफिसर आ जाते हैं जो कि यूना को बताते हैं कि टाइम अब खत्म हो चुका है। एंड यहाँ पर यूना तुरंत ही चली जाती है अपने एक दोस्त के पास में, एक पुराने दोस्त के पास में जो कि गेमिंग कैफे में उस कैफे को चलाता है। एंड यहाँ पर वो उसके पास जाकर उसे उठाने लग जाती है। जैसे उसका दोस्त उसे देखता है वो तो कहता है कि तुम इतने सालों बाद। यूना बोलती कि देखो फिलहाल मेरे पास टाइम नहीं है, तुम्हारे बाहर जो स्ट्रीट कैमरेस लगे मुझे उनका एक्सेस चाहिए। वो यहाँ पर उन्हें टाइमिंग्स एंड सब कुछ बता देती है, लेकिन वो यहाँ पर उसे फुटेज देने से मना कर देता है। यूना कहते कि ठीक है, लगता है मुझे ऊपर जाकर चेक करना पड़ेगा कि चल क्या रहा है। एंड उसका दोस्त कहते कि नहीं वो सब भरा हुआ है, तुम ऊपर क्यों जाओगी, मैं तुम्हें दे देता हूँ ना फुटेज के क्लिप्स। एंड यहाँ पर वो उसे पेन ड्राइव के अंदर फुटेज के क्लिप्स निकाल कर दे देता है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं उस पुलिस स्टेशन का सीन, जहाँ पर अंकल वो पर चिल्ला रहे होते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे बच्चे के साथ फाइट किया एंड उससे उसके पैसे छीन लिए। वो यहाँ पर कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन तब तक वहाँ पर यूना आ जाती है कुछ कैफे के ओनर्स के साथ में, एक अंकल आंटी के साथ में, एज ए एविडेंस। वो यहाँ पर उन ऑफिसर्स को बताने लग जाते कि देखिए मेरे पास सबूत है कि ये सब कुछ वो ने नहीं किया, स्टोरी तो यहाँ पर कुछ और ही है। एंड इस चीज़ का प्रूफ यहाँ पर ये अंकल आंटी आप लोगों को देंगे। अंकल आंटी यहाँ पर फिर बताने लग जाते कि किस तरीके से यहाँ पर ये अंकल का बेटा रोज़ इनके कैफ़े में आकर खाया करता था, और लेकिन वो कभी भी पे नहीं किया करता था। वो हमेशा चीज़ों को लिस्ट डाउन करने के लिए बोल दिया करता था ताकि यहाँ पर वो लोग बाद में जाकर उससे पेमेंट ले सके, लेकिन आज तक उन्होंने उसे एक तक पेमेंट नहीं दी। लेकिन जैसे ही यहाँ पर एक टाइम आया जहाँ पर अंकल आंटी का ध्यान बनका काउंटर से, तो इस लड़के ने 534 यॉन की चोरी की थी, जिस चोरी के पैसे को लेके वो भाग रहा था। एंड उस समय यहाँ पर वो ने उसे पंच मारा था और उससे वो पैसे छीन लिए थे, जो कि सिर्फ इतना बार यहाँ पर सेकेंड सीसीटीवी फुटेज में कैप्चर हुआ था। विच मीन्स यहाँ पर वो तो सिर्फ भलाई का काम कर रहा था एंड यहाँ पर उन दोनों की मदद कर रहा था, जहाँ पर वो पैसे उसने उन दोनों को वापस लौटा भी दिए हैं। ये सुनते यहाँ पर वो अंकल अपने बेटे को मारने लग जाते एंड कहते कि सचमुच मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे कभी नहीं पता था कि मेरा बेटा इतना झूठ बोलेगा मुझसे। मिसेस यूना मुझे माफ़ कर दीजिए। एंड वही दूसरी ओर उनका बच्चा भी सभी लोगों से माफ़ी मांगता है, जहाँ पर वो उसे ओके करके माफ़ कर देता है। वो जब यहाँ पर चलकर अपने घर की ओर लौट रहा था, उस समय यहाँ पर उसे कुछ गुंडे मिल जाते हैं जो कि उसे स्टूडेंट देकर पकड़ लेते हैं। और अक्सर यहाँ पर ऐसे वीक गुंडे स्टूडेंट्स को पकड़ा करते हैं, बिकॉज उन्हें पता होता है कि स्टूडेंट्स उतने कितना घबराते हैं, और वो लोग घबराहट में यहाँ पर अपनी पॉकेट मनी तक उन्हें दे देंगे। वो यहाँ पर कहने लग जाते कि तुम तीनों को क्या लगता है कि तुम तीनों गुस्से में यहाँ पर आओगे एंड मैं तुमसे डर जाऊँगा। माना कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, लेकिन हाँ मेरे पास भी स्टेमिना कम नहीं है, मैं चाहूँ तो एक एक कर तुम सभी को मार सकता। एंड वो लोग यहाँ पर उसके ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। वो बोलता है कि मैंने कहा ना मैं एक एक कर मार सकता हूँ, एक साथ नहीं मार सकता, ये नाइंसाफ़ी है। लेकिन वो लोग यहाँ पर उसके ऊपर हंसने लग जाते हैं। वो बोलता है कि अच्छा नहीं होगा, मैं घर जाकर अपनी मम्मा को सब कुछ बता दूंगा। एंड वो लोग उसके ऊपर और भी हंसने लग जाते। वही इतने में यहाँ पर यूना की कार आ जाती है, जहाँ पर यूना को देखकर उससे वो लोग वीक समझने लगते, लेकिन यूना तो वीक बिल्कुल नहीं थी। वो तो उन सभी गुंडों के साथ फाइट करती है, जहाँ पर वो सभी तुरंत ही वहाँ से भाग जाते, ये प्रॉमिस करते हुए कि वो लोग आइंदा से किसी स्टूडेंट को परेशान नहीं करेंगे। वो कहते कि अरे वाह मैम, आपको तो बहुत अच्छी फाइटिंग आती है, थैंक यू मुझे आज पूरे दिन में सेकंड टाइम बचाने के लिए और मेरी
सेव करने के लिए मुझे। यूना बोलती कि जा कहाँ रहे हो, रुको यहाँ पर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो कहने लग जाते कि इतनी रात को आपसे मुझसे क्या बात करनी है। यूना बोलती कि कोई भी सेकंड थॉट्स लाना बंद करो, ये क्लास के रिगार्डिंग है। एक काम करो, तुम जाओ, हम बाद में बात कर लेंगे। एंड वो कुछ जाता देख यही सोच रही थी कि वो भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं वो की तरह ही थी। तो क्या मिस्टर जैंग भी उसे क्रिंज समझा करते थे। और यही सोच कर तो यहाँ पर खुद यूना को गूज़बम्स आ जाते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट डे स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ पर यूना सभी को क्लैरिफाई कर रही होती है कि वो जो भी मामला था वो यहाँ पर अब फिगर आउट हो चुका है। इसमें यहाँ पर वो की कोई गलती नहीं थी। उसी के साथ साथ यहाँ पर वो पर भी चिल्लाती है कि अगर वो इन मामले में गलत नहीं था और सही इंसान था तो फिर आखिर उसने एक्सप्लेनेशन देना सही क्यों नहीं समझा। वो कहता है कि मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि कौन मेरी सुनता। बस ऐसा बोलकर वहाँ से वो जाने लग जाता है। और यूना उसे कहती कि रुको, कल के रूल्स नहीं याद है, मेरी परमिशन के बिना कोई क्लास से अंदर बाहर नहीं कर सकता। अभी कभी यहाँ पर खड़े रहो, मेरी बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई है। तुम्हारे रिजल्ट को देखो, तुम यहाँ पर क्लास में कितना अच्छा परफॉर्म करते हो, बट मुझे समझ नहीं आता तुम्हारे इस बिहेवियर की वजह से तुम्हारा प्रेजेंट, तुम्हारा फ्यूचर सब कुछ खराब हो सकता है। एक छोटी सी मिस्टेक एंड तुम फ्यूचर में लाइफ टाइम के लिए रिग्रेट करोगे और यही सोचते बैठ जाओगे कि काश काश मैं अपनी ज़िंदगी से वो पल निकाल पाता, लेकिन तुम वो पल कभी नहीं निकाल पाओगे। इसलिए अभी भी मौका है प्रेजेंट में कि तुम में से कोई भी यहाँ पर ऐसी कोई गलती ना करे जिस वजह से तुम्हें लाइफ टाइम यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो। एंड रही बात तुम्हारे स्कोर्स की, तो वो तो कितने अच्छे हैं लो। एंड यहाँ पर वो सभी लोगों पर एक साथ चिल्लाते कि तुम सभी को क्या लगता है कि टीचर्स को परेशान कर कर तुम सभी लोग बहुत कूल बनते हो और टीचर्स तुम पर इसलिए चिल्लाती है बिकॉज यहाँ पर तुमसे हेट करती है। नहीं, यहाँ पर तो टीचर्स को समझ ये आ जाता है कि बच्चे जब यहाँ पर अच्छे से बात न सुन रहे हो तो शायद से उन्हें डांट कर डरा कर बात मनवा ली जानी चाहिए, बिकॉज ये तुम्हारे फ्यूचर का सवाल है जो कि यहाँ पर प्रेजेंट ही तुम्हारा फ्यूचर बनाएगा। तुम सभी के सभी अगर यही सब करते रहोगे तो आखिर होगा क्या। मैं मानती हूँ कि यहाँ पर तुम सभी के स्कोर्स इतने अच्छे नहीं होंगे, मेरे भी एक टाइम पर नहीं थे, लेकिन खैर वो तो यहाँ पर बहुत पुरानी बात है। एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। एंड यहाँ पर स्टूडेंट्स भी उससे बात पूछ रहे होते जब वो उन्हें बताने लग जाता कि किस तरीके से एक बार उसने 38 स्कोर किया था, लेकिन 38 के बाद सीधा उसे 83 स्कोर किया था मेहनत कर कर। तो वो ये सोच रही थी कि वो इस बार 100 स्कोर करेगी, लेकिन तब मिस्टर ही वहाँ पर आ गए थे जिन्होंने आकर उसके रिजल्ट को कैंसिल कर दिया था। बिकॉज मिस्टर ही के अकॉर्डिंग यूनान बच्चों में से थी जो कि पढ़ती नहीं है, तो 38 से सीधा कोई 83 कैसे पहुंच सकता है, इसलिए यहाँ पर उसने चीटिंग की होगी, ऐसा वो उसके ऊपर इल्जाम लगा देते। तो यूना यही समझा रही थी कि तुम अगर साइलेंस के साथ जजमेंट पास कर दोगे तो तुम्हारे साथ इनजस्टिस ही होगा। वही दूसरा सभी स्टूडेंट्स पूछने लग जाते कि फिर आपने क्या किया। एंड यूना यहाँ पर कहने लग जाते कि मैं जानती हूँ कि वो बहुत गलत तरीका था, लेकिन पुरानी वाली स्टूडेंट यूना के लिए वो सबसे सही तरीका था। मैं पहुँच गई यहाँ पर बेसबॉल लेकर प्रोफेसर ही की क्लास में एंड मैंने चीज़ों को तोड़ना शुरू कर दिया गुस्से में आकर। ये सुनते ही यहाँ पर एक स्टूडेंट कहने लग जाता है कि एक सेकेंड, आप कहीं वो स्टूडेंट तो नहीं है जो कि कुछ समय पहले यहाँ पर प्लेग्राउंड में मिस्टर ही के पीछे बड़ा सा एक्स लेकर भागी थी और आपने अपनी जीत घोषित की थी। यूना को यहाँ पर वो टाइम भी याद आ जाता है एंड सभी स्टूडेंट्स उसके लिए तालियां बजाने लग जाते हैं बिकॉज यहाँ पर वो भी उन्हीं की तरह तो हुआ करती थी, लेकिन ये तो बहुत सालों पहले की बात थी। और यहाँ पर यूना के चर्चा अभी भी हुआ करते उन मिस्टीवियस बच्चों में से। सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर उसे इतना एडमायर कर रहे थे कि एक टाइम पर तो यूना को यहाँ पर शाय फील होने लग जाता है। वो उन सभी लोगों को शांत करवाई थी एंड वो सभी ये कह रहे थे कि हम आपसे इंस्पिरेशन ज़रूर लेंगे। यूना कहते कि नहीं नहीं, पढ़ाई की इंस्पिरेशन लो, ये सारी इंस्पिरेशन ठीक नहीं है। मेरा और मिस्टर ही का बस एक छोटा सा आर्ग्यूमेंट हो गया था एंड जैसा इस टॉपिक को बड़ा बताया जा रहा है वैसा वो टॉपिक असल में था नहीं, और कभी भी यहाँ पर जीत पाने के लिए वायलेंस यूज़ करना ठीक नहीं होगा। लेकिन एक एक करके स्टूडेंट्स यहाँ पे बताने लग जाते कि प्रोफेसर ही एक्चुअल में ऐसे पर्सन है जिनके साथ फाइट करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर थोड़े कम स्कोर आने पर वो पूरे के पूरे स्कूल के सामने उस बच्चे की बेइज्जती कर देते। थोड़ा सा बाल यहाँ का वहाँ हुआ, हेयर स्टाइल बिगड़ी या कुछ भी, तो वो तो सिर्फ सभी की बेइज्जती करना जानते हैं। यूना कहती कि देखो मैं जानती हूँ, हो सकता है कि यहाँ पर उनकी पेरेंटिंग उस तरीके से हुई हो। अभी सभी टीचर्स एक थोड़ी ना हो सकते, सबके अपने अपने स्टाइल एंड अपने अपने अंदाज होते हैं। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स को भी पता होता है कि उन्हें जितना इंसल्ट किया जाएगा उन्हें उतना ही डीमोटिवेट किया जाएगा, और ये तो सोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। यूना कहते कोई बात नहीं,
हम यहाँ पर इन सभी चीज़ों को अच्छे से सॉर्ट आउट कर देंगे। बच्चे तो तुरंत रेडी थे एक साथ जाकर प्रिंसिपल के ऑफिस में कंप्लेन करने के लिए, ताकि वो यहाँ पर मिस्टर ही को रिप्लेस कर सके। पर तब तक मिस्टर ही आ जाते हैं एंड कहते कि क्यों, क्या रिप्लेस करने की बात चल रही है यहाँ पे। कोई यहाँ पर कुछ जवाब नहीं देता। मिस्टर ही कहते कि खड़े खड़े यहाँ पे मेरा मुंह क्या देख रहे हो, बैठो चुपचाप। बट कोई भी उनकी बातें नहीं सुनता। वो को अपनी जगह पर जाने के लिए कहते, बट वो भी उनकी बातें नहीं सुनता। लेकिन यहाँ पर जैसे वो यूना पर गुस्सा करते कि देखो तुमने किस तरीके से यहाँ पर क्लास को बिगाड़ रखा है, तो यूना कह देते कि क्लास बैठ जाओ और वो अपनी जगह पे जाओ। तो सभी लोग वैसा करते जैसे यहाँ पर यूना उनसे कहती है। मिस्टर ही कहने लग जाते कि सच मुझे इस पूरे के पूरे क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें से किसी का कोई फ्यूचर है ही नहीं। सभी के सभी बदतमीज है एक नंबर के, और इनकी लाइफ एकदम डिग्रेडिंग है। ये सुनते यहाँ पर यूना को अच्छा नहीं लगता। वो कहते कि देखिए ये मेरी क्लास है, अब आपको यहाँ पर मेरे क्लास वालों से रिस्पेक्टफुली बात करना चाहिए। मिस्टर ही यहाँ पर हंसने लग जाते हैं, जो चीज़ यहाँ पर स्टूडेंट्स को बिल्कुल पसंद नहीं आती। ही का भी गुस्सा और बढ़ जाता है कि आखिर ये कैसे बच्चे जो कि अपनी टीचर से इतना बदतमीजी होकर बात कर रहे। यूना कहते कि देखिए मिस्टर ही, गलती यहाँ पर एक साइड से नहीं बल्कि दोनों साइड से है। यहाँ पर आप कुछ ज़्यादा एग्रेसिव है, आप कुछ ज़्यादा ही रूड है। मैं मानती कि यहाँ पर बच्चे आपकी स्टडीज़ में अच्छा नहीं कर पाते, लेकिन इस बार क्यों ना बेट लगाई जाए। आपके एग्ज़ाम में, यानी कि जो नेक्स्ट एग्ज़ाम आपके पेपर की होगी, उसके अंदर मैं फॉर श्योर आपको गारंटी देती हूँ कि हर एक स्टूडेंट का स्कोर 20 या फिर उससे ज़्यादा ही होगा, उससे कम तो बिल्कुल भी नहीं होगा। एंड अगर एक स्टूडेंट का भी स्कोर यहाँ पर कम निकला तो फिर यहाँ पर आप जो चाहे वो मैं करने के लिए रेडी हूँ, और क्लास भी। लेकिन हाँ, अगर सबका स्कोर वैसा निकला जैसा मैंने आपको बताया है, तो फिर आपको बच्चों से माफ़ी मांगनी होगी, क्योंकि आपने उन्हें यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही हल्के में जो ले लिया है। मिस्टर ही कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम बोलती हो तो मैं सुन लेता हूँ, और ऐसे भी मुझे पता है कि इस बेट में जीतने मैं ही वाला हूँ। ये बेट लगाते तुमने यहाँ पर अपने स्कूल की सबसे पहली बेट होगी जो कि तुम हारने वाली हो। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चले जाते। बट लिसा को कहीं ना कहीं ये बिलीव था कि नहीं, वो यहाँ पर इस क्लास को ज़रूर बदल कर रख सकती है। एंड यहाँ पर वो पेपर लेकर बैठ जाते, सभी के रिजल्ट लेकर बैठ जाती है। एंड यहाँ पर लोगों के रिजल्ट को चेक करते करते खुद यहाँ पर यूना को नींद आई थी। अब ये यहाँ पर उनके 5 रिजल्ट्स होते हैं, एंड इन 5 रिजल्ट के बेसिस पर यूना को ये पता लगाना है कि कौन से स्टूडेंट पर कितनी मेहनत करनी है, और उसे समझ आता है कि सभी पर कुछ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब वो ये सोच रही थी कि बेट लगाकर उसने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी तो नहीं मार ली, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। पर तब तक यहाँ पर उसे एक प्रोफेसर के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि यहाँ पर किसी को तो उसके ड्रेसिंग सेंस के लेकर चिल्ला रहा था। जब यहाँ पर यूना बाहर जाती है तो वो देखती है कि वो लड़की तो उसके क्लास में से ही है, एंड वो प्रोफेसर उस पर चिल्ला रहे थे कि ये कैसे कपड़े तुमने पहन रखे, तुम्हारा शर्ट देखो जीन्स से कितना दूर है, तुम्हारी बेली बटन तक एक्सपोज हो रही है। इतने में यहाँ पर वो सभी बातों को सुन लेता है एंड कहता है कि आपको नहीं लगता कि आप तो कुछ ज़्यादा ही पुराने ज़माने से बिलोंग करते हैं, आजकल के फैशन सेंस एकदम से बदल गए हैं। लड़की भी यहाँ पर कहती कि सही कहा, ऐसे भी मैं जो भी कपड़े पहनूं मेरे पास फ्रीडम है ये चुनने का कि मैं क्या पहन सकती हूँ और क्या नहीं। मुझे यहाँ पे कोई मेरे कपड़ों को लेकर जज नहीं कर सकता, और ऐसे भी कपड़ों से पढ़ाई को थोड़ी ना जज किया जाता है। प्रोफेसर को तो यहाँ पर गुस्सा आने लग जाता है। वही दूसरी ओर वहाँ पर और भी स्टूडेंट्स आकर उन्हें घेर लेते और उन्हें एक ओल्ड मैन बुलाना शुरू कर देते हैं, जो कि कुछ ज़्यादा ही ओल्ड जनरेशन से बिलोंग करता है। यूरा वहाँ पर आती है, पूछते कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तब यहाँ पर वो ओल्ड प्रोफेसर बताने लग जाते कि किस तरीके से बच्चे यहाँ पर मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। उन्हें रिस्पेक्ट नाम की चीज़ तो कुछ आती भी नहीं है कि कैसे अपनों से बढ़कर रिस्पेक्ट दिया जाता है। ये ना कहते कि देखिए मैं मानती हूँ कि आप हाँ सबसे एज में बड़े हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि सिर्फ बड़े होने से रिस्पेक्ट मिलना शुरू हो जाता है। कुछ लोग तो बड़े होने के बाद भी बहुत ही मिस्चीवियस होते हैं, तो उन्हें हम थोड़ी ना ऐसे रिस्पेक्ट दे देंगे। खैर आप तो बहुत अच्छे, इसलिए आप तो समझते होंगे कि अगर हम सामने वाले को रिस्पेक्ट देंगे तो सामने वाला भी हमें रिस्पेक्ट देगा। क्यों बच्चों, सही कहा ना मैंने। एंड सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर यूना की बात से एग्री करने लग जाते हैं। ओल्ड मैन कहते हैं कि ठीक है समझ गया हूँ मैं इस क्लास में तो वापस से पढ़ाने नहीं आ रहा, और अब से मैं अच्छे से बात करूँगा, देखता हूँ कि कौन मुझे इन रिटर्न रिस्पेक्टफुली बात नहीं करता, और तब मैं आकर तुम्हें बताऊँगा। ऐसे कहकर वहाँ से वो चले जाते हैं। एंड यहाँ पर वो सभी को क्लास में चलने के लिए कहती है, जहाँ पर वो उस स्टूडेंट लिली से कहती कि देखो मुझे पता है कि तुम्हें फैशन कितना ज़्यादा पसंद है, लेकिन मुझे भी देखो मैंने यहाँ पर कैसी चीज़ों को रखा है, और ठंड भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, थोड़ा सा कवर कर लूँगी तो फिर ठंड लगेगी नहीं, और हाँ टाइम से यहाँ पर खाया करो तो ज़्यादा बेहतर होगा। एंड बड़े अच्छे से यहाँ पर
यूना से बातें बोलती भी है, जहाँ पर वो स्टूडेंट लिली उसकी बातें मान भी लेती है। वही दूसरे यहाँ पर मिसेस ली आ जाती है, जो कि यूना से कहते हैं कि देखो, आई नो तुम बहुत मेहनत कर रही हो इस क्लास को पढ़ाने के लिए, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ यहाँ पर मिस्टर ही को देखकर वार्निंग देने आई हूँ, बिकॉज उनका भरोसा नहीं है। उनकी दुश्मनी उस क्लास से तो कुछ ज़्यादा ही है। अब ये बात तुम भी समझती रहोगी, बिकॉज तुम तो यही स्कूल से बिलोंग करती हो ना। उन्हें मिस्टीवियस बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं, वो तो जानबूझकर उन्हें टारगेट करते और सेम चीज़ तुम्हारी क्लास के साथ कर सकते हैं। लिसा कहती कि नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा। मैं मेक श्योर करूँगी कि मैं यहाँ पर सभी चीज़ों को पहले से हैंडल कर कर रखूँ। एंड यहाँ पर वो क्लास में चली जाती है। एंड लिसा यहाँ पर इसके लिए क्लास की शुरुआत करने से पहले एक बहुत ही अच्छा सा एनर्जेटिक सा क्विज कंपटीशन रखती है, और वो बहुत ही बेसिक सवाल उनसे पूछती है, जिसे पूछने के बाद उसे रियलाइज़ होता है कि इन बच्चों को तो यहाँ पर बेसिक्स भी नहीं पता, और ये नॉर्मल तो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है जो कि इन्हें सचमुच आने चाहिए। बाहर खड़े होकर मिस्टर ही एंड ओल्ड प्रोफेसर देख रहे होते, जहाँ पर वो दोनों आपस में यही बात कर रहे थे कि इन बच्चे को जैसे भी पढ़ा लिया जाए। ये बच्चे पढ़ने वालों में से तो बिल्कुल नहीं है। पढ़ने वाले बच्चे कहीं भी कैसे भी पढ़ लेते, और वो इतनी शैतानियाँ बिल्कुल नहीं करते। इतने में वहाँ पर प्रिंसिपल आ जाते हैं, जो कि यूना को तुरंत ही अपने ऑफिस में आने के लिए कहते बस। और यही चीज़ देखकर सभी बच्चे भी घबरा जाते कि ऐसा क्या हो गया कि उन्हें तुरंत ही ऑफिस जाना पड़ा। एंड यहाँ पर प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा गुस्से में होते, वो ओल्डमैन को भी चिल्लाते कि ये कैसा डिसीजन तुमने ले लिया कि तुम क्लास 1 को सिखाने नहीं वाले। ओल्डमैन यहाँ पर बता रहा होता कि वो बच्चे कितनी शैतानियाँ करते हैं। तो प्रिंसिपल उनसे कहने लग जाते कि सिर्फ वो बच्चे, यहाँ पर आगे जाकर भी उनसे ज़्यादा शैतानी वाले बच्चे आएंगे, तो क्या आप यहाँ पर उनसे सिखाने से मना कर देंगे? और बच्चे हैं, शैतानी तो करेंगे। एज अ टीचर ये हमारा फ़र्ज़ बनता है चीज़ों को हैंडल करने का। वही दूसरे प्रोफेसर ही होते हैं जो कि चुपके से निकलने वाले थे, लेकिन प्रिंसिपल तो उन्हें भी नहीं छोड़ते। वो कहने लग जाते कि और आप है कि बस पूरा दिन यहाँ पर मेरे लिए चाय लेकर आते, इसके अलावा आपको कुछ करना भी आता है? मैं जानता हूँ कि आप सबसे स्ट्रिक्ट टीचर हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट टीचर के होने का ये मतलब नहीं है कि आप स्टूडेंट्स के मन में अपना खौफ पैदा कर ले। पढ़ाने का भी एक उसूल होता है। यहाँ पर यूना को तो बहुत हंसी आ रही होती है, एंड प्रिंसिपल यूना की तारीफ भी करते हैं। इनफैक्ट वो फिलहाल के लिए कुछ बिजनेस ट्रिप पर जाने वाले हैं, एंड वो चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए यूना यहाँ पर उनकी जगह ले ले। यूना तुरंत ही मना कर देती है। वो कहते कि देखिए, मैं आपकी जगह ले लेती अगर मेरे पास और 2-3 साल का एक्सपीरियंस होता तो, बट मैं फ़िलहाल अपने आप को उस पोजीशन पर नहीं मानती हूँ। तब तक वहाँ पर स्टूडेंट्स आ जाते, जो कि कहते कि देखिए प्रिंसिपल सर, हम नहीं चाहते कि हमारी गलतियों की वजह से यहाँ पर मैडम यूना को कोई भी चीज़ें सहनी पड़े। अगर आपको डांटना है तो आप हमें डांटिए, हम सबसे मिस्टीरियस क्लास में, इसलिए यहाँ पर मिसेस यूना की कोई गलती नहीं है। प्रिंसिपल तो यहाँ पर बहुत खुश हो जाते कि वो बच्चे जिन्हें यहाँ पर टीचर की कभी कुछ पढ़ी ही नहीं थी, आज यहाँ पर वो सभी यूना की साइड लेने के लिए आए हैं। वो इम्प्रेस हो जाते और समझ जाते कि यूना शायद से यहाँ पर इनके लिए सबसे परफेक्ट टीचर है, जो कि सचमुच यहाँ पर उनके प्रेजेंट को बदल सकती है। मिस्टर ही वही दूसरा गुस्सा कर रहे होते कि कोई फिश मार्केट है या फिर प्रिंसिपल का ऑफिस, यहाँ पर खड़े होकर सभी तमाशा क्यों कर रहे हैं। यूना भी यहाँ पर तमाशा करती है, अपनी आंखों में आई ड्रॉप डालकर रोना शुरू कर देती है कि देखिए ना, अगर सभी टीचर्स मेरी क्लास में नहीं पढ़ाएंगे तो मेरे बच्चे आगे कैसे पढ़ेंगे। और सिर्फ यूना ही नहीं, बच्चे भी रोना धोना शुरू कर देते। प्रिंसिपल यहाँ पर उन सभी को शांत करवाते हैं एंड कहते कि सभी प्रोफेसर्स आएंगे तुम्हारे क्लास में सिखाने के लिए, लेकिन हाँ, इस बार के एग्जामिनेशन ग्रेड्स एंड रिजल्ट में मैंने इस क्लास से कुछ अच्छी खासी एक्सपेक्टेशंस रखी है। अगर वह एक्सपेक्टेशंस पूरी हुई तो वेरी गुड, एंड अगर नहीं हुई तो शायद से कोई और रास्ता मुझे अपनाना होगा। एंड अब से यहाँ पर ये सभी लोग क्लासरूम में आ जाते हैं, जहाँ पर उनकी पढ़ाई की शुरुआत हो जाती है। यूनान से कहते कि फिक्र मत करो, मेरे पास यहाँ पर तुम सभी लोगों के लिए एक स्पेशल सरप्राइज है। और वो सरप्राइज कुछ और नहीं बल्कि क्वेश्चन बैंक होते, जिनके अंदर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लिखे हुए थे, ताकि बच्चे यहाँ पर सॉल्व कर सके और अपनी मेमोरी को और भी शार्प कर सके। रेगुलर लेक्चर्स भी शुरू हो जाते हैं, जहाँ पर वो लोग शांति से उन लेक्चर्स को अटेंड करते, भले उन्हें यहाँ पर कितनी भी नींद क्यों ना आ रही हो। कोई लोग तो बीमार भी पड़ गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर वो लोग पढ़ने की पूरी कोशिश करते हैं। एंड फाइनली एग्ज़ाम का टाइम आ ही जाता है, जहाँ पर सभी स्टूडेंट्स अपना पेपर लिख रहे होते। तो फिर यहाँ पर दूसरी तरफ वो होता है जो कि पेपर को स्मेल कर बता रहा था कि वो उसके लिए कितना आसान है। एंड यहाँ पर वो सभी बच्चों से सबसे पहले अपना पेपर खत्म भी कर लेता है और वहाँ से चला जाता है। एंड यहाँ पर एक वीक बाद रिजल्ट अनाउंस होने वाले थे, जहाँ पर प्रिंसिपल आकर सभी को बता रहे होते कि माना पड़ेगा क्लास 1, जो कि हमेशा यहाँ पर लास्ट में आया करता था, इस बार वो सभी क्लास की पोजीशन पर 3rd नंबर पर रहा है। एंड ये सुनकर यहाँ पर सभी बच्चे खुश हो जाते।
बाकी क्लास के बच्चे सोचते हैं कि थर्ड पोजीशन पर आकर ये लोग इतना खुश क्या हो रहे हैं। और अब यहाँ पर पूरे स्कूल के टॉपर को अनाउंस किया जा रहा था, जो कि कोई और नहीं बल्कि वो था। और ये सुनकर तो सभी के होश उड़ जाते कि वो कैसे टॉप 1 पर आ सकता है। एंड स्पेशली तो मिस्टर ही की शक्ल देखने लायक थी। उन्हें पता नहीं था कि बच्चे यहाँ पर इतना ज़्यादा प्रोग्रेस कर लेंगे। वो यहाँ पर स्टेज पर जाकर बहुत इमोशनल हो जाता है। मिस्टर ही तो वहीं से रफू चक्कर होने वाले थे, बट यूना उन्हें रोकती है एंड याद दिलाती है अपने बेड के बारे में। मिस्टर ही कहते कि देखो यूना, यहाँ पर सभी लोग हैं, यहाँ पर इस बारे में बात मत करो। और ऐसे भी मैं बच्चों जैसी चीज़ों पर बिलीव नहीं करता हूँ। यूना कहती कि अरे आपने जुबान दे रखी थी, क्या आप अपने मैन ऑफ वर्ड्स नहीं है। मिस्टर ही वहाँ से वापस जाने वाले थे, लेकिन यहाँ पर मिसेस लीज भर आ जाती है, जिसके बाद यहाँ पर मिस्टर ही को सभी बच्चों के सामने अपने उस बेड के अकॉर्डिंग गलती को एक्सेप्ट करना पड़ता है। वो तो इतना स्पीड में बोलते हैं कि किसी बच्चे को कुछ समझ ही नहीं आता। वो कहने लग जाते कि रुकिए सर, हम रिकॉर्ड कर लेते, फिर वीडियो एडिटिंग के टाइम पे स्लो मोशन में सुन लेंगे, तब जाकर आपकी आवाज़, आपके वर्ड्स क्लियरली हमें सुनाई देंगे। ऐसा कहकर सभी बच्चे यहाँ पर हंसने लग जाते हैं और मिस्टर एक बार फिर से अच्छे से माफ़ी मांगकर गुस्से में वहाँ से जाने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर उसी बीच में एक मॉम होती है जो कि अपनी बेटी लिली को वहाँ से लेकर जा रही थी, बिकॉज उसके स्कोर्स इतने अच्छे नहीं रहे हैं एंड अब वो चाहती नहीं कि वो आगे की पढ़ाई को करे। वो चाहती कि चुपचाप यहाँ पर लिली उनके साथ बिजनेस को ज्वाइन कर ले। यूना यहाँ पर उन्हें रुकने की कोशिश करती है। प्रिंसिपल भी यहाँ पर उस आंटी को समझाते कि ऐसे बाहर जाना ठीक नहीं है, आपको फिर उसकी एडमिशन बाहर निकालनी पड़ेगी, आप बच्चों को ऐसे नहीं ले जा सकते। आंटी कहती थी कि ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पर इसका एडमिशन लेटर फाड़ कर फेंक दूंगी और इसे स्कूल में से निकाल दूंगी। ऐसा बोलकर वो लिली को ज़बरदस्ती लेकर चले जाते हैं। एंड यहाँ पर यूना रात तक कैबिन में बैठ कर ये सोच रही थी कि आखिर वो लिली के लिए क्या कर सकती है। इतने में यहाँ पर लिली का एक ऑनलाइन वीडियो उसके सामने आता है, जिसमें लिली ने यहाँ पर कैट आई मास्क पहना हुआ था और वह बहुत ही सुरीला गाना गा रही होती है। उसने मास्क इसके लिए पहना था ताकि कोई उसे पहचान ना पाए, लेकिन यहाँ पर यूना उसे पहचान लेती है। जहाँ पर वह नेक्स्ट डे उससे मिलने के लिए जाती है, उस समय यहाँ पर लिली उसे बता रही होती है कि मुझे पता है मैं पढ़ाई में उतनी अच्छी नहीं हूँ, मैं बस पास होने तक पढ़ सकती हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों में भी इंटरेस्ट है। लेकिन फैमिली बिजनेस होने की वजह से मॉम डैड की एक्सपेक्टेशंस ये होती है कि मैं उनकी फैमिली बिजनेस को संभालूंगी। उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर अब पढ़ाई करके कुछ मतलब नहीं है। अगर यहाँ पढ़ने के बदले मैंने उनके साथ काम करना शुरू कर दिया तो शायद से मैं यहाँ पर जल्दी सीख जाऊंगी। बट उन्हें अभी कौन कैसे बताए कि मेरा इंटरेस्ट तो यहाँ पर है ही नहीं। बट क्या पता शायद से मैं यहाँ पर एक अलग चाइल्ड हूँ जो कि यहाँ पर फ्यूचर में सिर्फ और सिर्फ अपनी बर्बादी कर कर रहेगी। यहाँ पर यूना उसे समझाती कि नहीं, तुम्हें अपने बारे में सबसे पहले ऐसे तो बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। किसने तुमसे कह दिया कि तुम्हारा फ्यूचर खराब है? ऐसी भी हर कोई पढ़ाई में अच्छा नहीं होता और हर कोई हर चीज़ में अच्छा नहीं होता। हर एक स्टूडेंट की अपनी अपनी स्पेशलिटी होती है। एंड तुम्हें पता है क्या, मुझे एक कैट मिली है जिसकी अलग ही स्पेशलिटी है। ऐसा कहकर यहाँ पर यूना उसे उसी का वीडियो दिखाने लग जाती है। लिली कहती कि आपने मुझे कैसे पहचान लिया? यूना कहती कि देखो, मैंने तो तुम्हें पहचान लिया है, लेकिन अब टाइम आ चुका है जहाँ पर तुम्हें ये अपने आप को पहचान लेना चाहिए कि तुम्हारी वॉइस बहुत अच्छी है और तुम इससे अपना फ्यूचर बहुत अच्छा बिल्ड कर सकती हो। तुम्हें अब से अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी ताकि तुम यहाँ पर ढेर सारे लोगों के सामने अपने स्किल्स को दिखा सको। और वो तुम कैसे दिखाओगी, ये मुझ पर छोड़ दो। तब लिली उसे बताती कि उसने कभी प्रैक्टिस की नहीं है और वो बहुत नर्वस है। यूना कहती कोई बात नहीं, मेरे साथ चलो। एंड यहाँ पर वो एकदम शांति भरी जगह पर चली जाती है और उसे माइक थमा देती है एंड कहती कि अब गाओ, अब देखो कि यहाँ पर तुम्हें कितना पीसफुल महसूस होगा। लिली यहाँ पर घबरा जाती है, नर्वस होने लगती है, बिकॉज यहाँ पर वो स्ट्रीट साइड था, ढेर सारे लोग उसे सुनने वाले हैं। यूना कहते कि यही तो अच्छी बात है कि ढेर सारे लोगों को पहली बार तुम्हारा परफॉर्मेंस मुफ्त में देखने मिल रहा है। आगे देखना तुम्हारे टिकट्स के लिए कैसे लोग पागल हो जाएंगे। अब अगर तुम अभी हिम्मत नहीं करोगी तो कब करोगी? बस आंखें बंद करो एंड गाना गाना शुरू कर दो। जहाँ पर लिली अच्छे से गाना प्ले करना शुरू कर देती है और गाना भी, जिसके बाद एक एक कर सभी लोग यहाँ पर उसके पास आकर उसके सॉन्ग सुनकर बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं एंड इन दी एंड उसे अप्रिशिएट भी करते हैं। फिर यहाँ पर सभी लोग यूना को एक गाना गाने के लिए कहते हैं। यूना भी यहाँ पर सॉन्ग गाते और मिस्टर ही ये सब कुछ देखते उन दोनों की फोटोज निकाल कर लिली के मम्मा को भेज देते हैं। एंड यहाँ पर आंटी नेक्स्ट डे स्कूल में आकर चिल्लाने लग जाती है कि मेरी बेटी के पास क्या पैसों की कमी है? क्या वो कोई बेगर है जो कि उसे स्ट्रीट पर सभी के सामने गाना पड़े ताकि लोग यहाँ पर उसे पैसे दे सके? मिस्टर ही कहने लग जाते कि वही तो, देखिए ना बच्चों का क्या हाल बना कर रख दिया है।
यूना कहते कि देखिए वो बात नहीं थी, वो तो सिर्फ अपनी सिंगिंग की प्रैक्टिस सभी के सामने कर रही थी, ना कि यहाँ पर उनसे पैसे मांग रही थी। ऐसे भी यहाँ पर लिली बहुत टैलेंटेड है और वो अपकमिंग स्कूल के सिंगिंग कैंपस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाली है एंड मैं फॉर श्योर हूँ कि वो ज़रूर जीत कर रहेगी। मिस्टर ही कहते कि देखो कंपटीशन तक ठीक है, लेकिन इसमें किसी का करियर कभी बनता नहीं है। एंड आंटी भी यहाँ पर गुस्से में कह रही होती कि सही कहा, मेरी बेटी कोई सिंगर नहीं है, बल्कि यहाँ पर वो मेरे ग्रुप का, मेरी कंपनी का एक न्यू फेस है, जहाँ पर वो हमारे साथ भी काम करेगी। यहाँ पर लिली कुछ बोल नहीं पा रही थी, लेकिन यहाँ पर यूना भी उसे समझाती है कि अगर वो नहीं लड़ेगी अपने लिए तो वो लाइफ टाइम रिग्रेट कर सकती है। तब यहाँ पर लिली उन्हें समझाती है कि सिंगिंग उसका पैशन है, उसे बहुत अच्छा लगता है एंड वो उसमें अपना फ्यूचर बनाना चाहती है। आंटी कहती है कि देखो चुप करो, मुझे भी तो बैलेट बहुत पसंद था, लेकिन बैलेट एक टाइम बाद मुझे छोड़ना पड़ा बिकॉज वो सिर्फ मेरी एक हॉबी है, ना कि मेरा फ्यूचर है। मेरा फ्यूचर मेरी मॉम डैड की कंपनी थी, ठीक उसी तरह सिंगिंग तुम्हारी सिर्फ एक हॉबी है जिसे तुम्हें छोड़ना पड़ेगा एंड तुम्हारा फ्यूचर इस कंपनी में है, ना कि कहीं और। ऐसा कहकर गुस्से में वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन यहाँ पर यूना उन्हें जाने से रोकती है एंड कहती है कि प्लीज़ आप मुझे बस कुछ समय दीजिए, किसी और के बोलने की बातों पर विश्वास मत कीजिए, आप मुझ पर थोड़ा सा ट्रस्ट कर लेंगी तो बेहतर होगा। जिसके बाद में यहाँ पर यूना लिली को लेकर कहीं और चली जाती है। जिस समय यहाँ पर मिस्टर ही तो आंटी के कान भरे जा रहे थे, वह दूसरा यूना आती है और उन्हें कहती है कि आपकी बेटी एक सेफ प्लेस पर है, वो मेरी दोस्त के साथ है जो कि पियानो प्ले करती है एंड वो फिलहाल यहाँ पर लाइव परफॉर्मेंस देने वाली है। ये सुनकर आंटी को और गुस्सा आ रहा था, बट यूना कहते कि प्लीज़ आप बस शांति से इस लाइव परफॉर्मेंस को सुन लीजिए, इसके बाद आप अपना डिसीजन खुद से ले लीजिएगा। जिसके बाद में यहाँ पर लाइव परफॉर्मेंस शुरू हो जाता है एंड इस लाइव परफॉर्मेंस को बहुत सारे लोग देख रहे थे। ये देखते यहाँ पर मिस्टर ही को लगने लगता है कि शायद से तुमने कुछ तो छेड़खानी की होगी व्यूअर्स के साथ में। यूना बोलती कि नहीं, ये सब कुछ लाइव चल रहा है एंड मैं छेड़खानी कैसे कर सकती हूँ। वही दूसरा यहाँ पर इन सभी चीज़ों की शुरुआत हो जाती है, जहाँ पर आंटी जैसे लिली का गाना सुनती है, वो गाना उनके दिल पर छू जाता है, वो इमोशनली बहुत ज़्यादा ही अटैच हो जाती है एंड यहाँ पर उन्हें अपनी याद आने लग जाती है। फिर उन्हें समझ आता है कि उन्हें तो बैलेट यहाँ पर छोड़ना पड़ा, ना कि उन्होंने अपनी मर्ज़ी से बैलेट छोड़ा। अगर आज उन्होंने बैलेट कंटिन्यू किया होता तो आज वो भी अपना ड्रीम जी रही होती और वो सेम मिस्टेक अपनी बेटी लिली के साथ कर रही है, जिसके पास भी कितना ज़्यादा टैलेंट है एक सिंगर बनने का। और अगर आज उन्होंने ये चीज़ उससे छीन ली तो वो भी लाइफ टाइम रिग्रेट करेगी एंड साथ साथ यहाँ पर लिली भी। जैसे लिली आती है, आंटी यहाँ पर सब वापस चिल्लाती है कि आखिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम इतना अच्छे से गाने आता है। लिली यहाँ पर ये सुनकर खुद रोने लग जाती है एंड कहती है कि मुझे डर था कि कोई मेरी सिंगिंग को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। एंड यहाँ पर आंटी बस एक चीज़ का प्रॉमिस मांगती है उससे कि तुम एटलीस्ट अपना ग्रेजुएशन पूरा करोगी, एटलीस्ट तुम यहाँ पर पढ़ी लिखी कहलाओगी। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी सिंगिंग बहुत अच्छी है, आगे तुम्हारा फ्यूचर भी बहुत अच्छा होगा, लेकिन पढ़ाई भी उतनी इम्पॉर्टेंट है। एंड यहाँ पर लिली अपनी मम्मा से प्रॉमिस करती है कि वो पढ़ाई पर भी उतना ध्यान देगी एंड मेक श्योर करेगी कि उसके स्कोर थोड़े अच्छे होते जाए। उसी के साथ साथ यहाँ पर आंटी उसे परमिशन भी दे देती है कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का। जिसके बाद यहाँ पर सभी लोग यूना को थैंक यू बोल रहे थे, बिकॉज अगर यूना ने ये चीज़ डिस्कवर नहीं की होती, लिली के लिए वो आगे बढ़कर फाइट करने के लिए नहीं आई होती, तो आज यहाँ पर लिली कभी भी अपनी मन की बात अपनी मम्मा से शेयर नहीं कर पाती और शायद से वो भी उसकी बातें कभी समझ नहीं पाती। वहीं दूसरी यहाँ पर लिसा नोटिस करती है कि एक और स्टूडेंट ने सिंगिंग कंपटीशन के लिए फॉर्म सबमिट किया है, जो कि सिया होती है। सिया यहाँ पर गाने की कोशिश कर तो रही थी, लेकिन उसे देखकर लगता नहीं है कि उसे सिंगिंग आती होगी। जब यहाँ पर आकर यूना से क्वेश्चन करती है, तब यहाँ पर वो उसे कुछ जवाब नहीं देती और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। और जब वो जाती है तब कैंपस में यहाँ पर बाकी क्लास के लोग थे जो कि आकर यहाँ पर उसे बुली करने लग जाते हैं, जिस वजह से बेचारी वहीं पर अकेली रह जाती है। उस समय यूना उसके पास जाती है और उसे समझाती कि देखो, मुझसे बात करके देखो, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती हूँ, तुम मुझे बताओ कि आखिर क्या दिक्कत है। लेकिन यहाँ पर वो उसे क्लियरली बोल देती है कि मेरी जो प्रॉब्लम है वो ना कोई समझ पाएगा और ना ही सॉल्व कर पाएगा। एंड वहाँ से वो जाकर प्लेग्राउंड में बैठ जाती है। यूना को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है एंड वो उन स्टूडेंट्स के टीचर के पास चली जाती है जो कि यहाँ पर माइक्रोफोन रूम में बैठे हुए थे एंड वो कुछ अनाउंस करने वाले थे। अब ये इन तरह की कॉन्वर्सेशन सभी बच्चे सुन पा रहे थे एंड यहाँ पर यूना उनसे डायरेक्टली कंप्लेन करने के लिए आ जाती है कि किस तरीके से उनके क्लास के बच्चे उनकी क्लास के स्टूडेंट सिया को
परेशान कर रहे हैं। ये सुनकर ये बात यहाँ पर टीचर एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं, बिकॉज उन्हें पता होता है कि मेरे बच्चे टॉप 1 पर आते हैं और शायद आप इसी वजह से मेरे बच्चों को टारगेट कर रही हैं। यूना कहती कि नहीं, मुझे सिया पर पूरा भरोसा है, वो कभी यहाँ पर फेक इमोशन से दिखाएगी और ना ही झूठ बोलेगी। ये सुनकर यहाँ पर सिया को अच्छा लगता है कि कोई तो है जो कि उसे बिलीव कर रहा है। वही दूसरा सिया की मम्मा आ जाती है चिल्लाते हुए कि कौन है वो जिसने मेरी बेटी को चोरी करना सिखाया है। मेरी बेटी ने लॉकर में से 2000 यॉन चुराया है बिना मुझे बताए। प्रिंसिपल आकर सबसे पहले तो माइक ऑफ करवाते हैं और उन सभी को यहाँ पर तुरंत ही ऑफिस में आने के लिए कहते हैं। आंटी तो यहाँ पर तमाशा खड़ा करना शुरू कर देती है कि ये स्कूल में यहाँ पर बच्चे कुछ अच्छा सीखने के लिए आते हैं, अच्छा बनने के लिए आते हैं, लेकिन मेरी बच्ची को तो यहाँ पर चोरी करना सिखाया जा रहा है। यूना यहाँ पर से कहते कि देखिए थोड़ा सा शांत रहिए, मे बी उसके पीछे का कुछ रीज़न हो सकता है। आई थिंक यहाँ पर इसके पीछे उन पुलिस का हाथ हो सकता है, क्योंकि आपकी बेटी ऐसा कभी नहीं करेगी। ये सुनते थे यहाँ पर प्रोफेसर वैंग को गुस्सा आ जाता है। वो कहते कि देखो यूना, जो भी तुम कुछ बोल रही हो वो तुम यहाँ पर मेरी क्लास के स्टूडेंट्स को लेकर बोल रही हो, बिना एविडेंसेस के यहाँ पर तुम बात नहीं कर सकती। एंड प्रोफेसर ही भी यहाँ पर सेम बात कह रहे होते, साथ साथ प्रिंसिपल भी, कि यहाँ पर हम डिसीजन ऐसे ही नहीं ले सकते, हमारे पास सबूत भी तो होना चाहिए इन सभी चीज़ों को लेकर। वही दोस्तों यहाँ पर वो क्लास की लड़कियाँ होती है जो कि अभी अभी मिल रही थी सिया से, यानी कि वो लोग अभी भी उसे बुली कर रहे होते, उसे डरा रहे होते, उसे धमका रहे होते, ताकि यहाँ पर सभी के सामने उनकी पोल न खुल जाए। लेकिन उस समय यहाँ पर लिली बाकी क्लासमेट्स को लेकर आ जाती है, जिनकी डर की वजह से वहाँ पर वो लोग हट जाते एंड वो लोग सिया को लेकर तुरंत ही ऑफिस में जाते, जहाँ पर इस बार सिया हिम्मत नहीं आती। एंड यहाँ पर वो कहती कि मैं टेस्टिफाई कर सकती हूँ कि आखिर इन तीनों ने मुझे मिलकर बुली किया और मुझसे पैसे भी लिए, मुझसे पैसे हर बार मांगे हैं। एंड ये सभी चीज़ों के लिए और भी लोग टेस्टिफाई करने के लिए आ जाते हैं, जिसके बाद यहाँ पर सभी को भेजा जाता है। सिया को और उन तीनों पुलिस को वहीं पर रोका जाता है, जहाँ पर तीनों ये कह रही होती है कि सिया शायद से हमसे जलती है बिकॉज वो किसी भी मेजर में आगे नहीं बढ़ पा रही, एंड हम है जो कि यहाँ पर हमारे अपकमिंग कॉम्पिटिशन्स के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये सुनकर यहाँ पर मिस्टर वैंग को गुस्सा आ जाता है। प्रिंसिपल सर कहते हैं कि देखो अभी फ़िलहाल हमारे पास यहाँ पर कोई पुख्ता सबूत नहीं है, इसलिए हम इन्वेस्टिगेशन को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। यूना कहती कि नहीं, धीरे धीरे आगे क्यों बढ़ाना है, ये मेरे स्टूडेंट के प्रेजेंट का सवाल है जो कि उसके फ्यूचर को भी क्वेश्चन कर सकता है। अगर कोई इन्वेस्टिगेट नहीं कर पा रहा तो हमें यहाँ पर लीगली मामले को सॉल्व करना होगा। बात यहाँ पर 2000 यॉन से ज़्यादा की है, विच मीन्स यहाँ पर उन्हें क्रिमिनल के ऑफेंसेस फेस करने पड़ेंगे, जिसके बाद वो लोग सीधा यहाँ पर पुलिस स्टेशन पहुँच जाते हैं। एंड आंटी और यूना दोनों यहाँ पर सिया को यही समझा रहे थे कि बिना डरे सिर्फ और सिर्फ सच कहना और हमेशा तुम्हारी जीत ही होगी। कुछ समय बाद वहाँ पर प्रोफेसर वैंग और प्रोफेसर ही आकर यूना को समझा रहे थे कि देखो यूना, ऐसे भी ये सभी बच्चों से गलती हो जाती है, हम टीचर्स हैं, हमारा एक ही गोल है कि हमारे सभी बच्चे आगे बढ़े, तो हमें ग्रजेस होल्ड नहीं करने चाहिए। यूना कहती कि अब जाकर आपको ये समझ में आ रहा है कि हमारे बच्चों के गोल्स कितने मायने रखते हैं। कुछ समय पहले जब हम प्रिंसिपल्स के ऑफिस में थे उस समय तो यहाँ पर किसी ने भी माफ़ करने से मना कर दिया, कोई किसी की बातों पर बिलीव नहीं कर रहा था और मेरे स्टूडेंट पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा था। आप लोग कितने पार्शल हैं, जब अपने बच्चों की बात आई तब आपको उन्हें बचाना है, भले वो लोग गलत क्यों ना हो, और जब मेरे बच्चे की बात थी तब वो गलत भी नहीं थी, लेकिन फिर भी आप लोग उसे यहाँ पर जानबूझकर ब्लेम करते बिकॉज वो एक स्पेसिफिक क्लास से बिलोंग करती है जिसे सारी टीचर्स हेट करती है, और मैं इस केस को वापस नहीं लेने वाली हूँ। जिसके बाद वो लोग चले जाते हैं। यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स बहुत खुश हो जाते हैं कि यहाँ पर सिया को जस्टिस मिली है। एंड इस चीज़ के लिए यहाँ पर सिया सबसे पहले अपने प्रोफेसर यूना को ही थैंक यू बोलती है, क्योंकि अगर यूना ने उसके पास नहीं आई होती तो आज यहाँ पर वो उस गिल्ड से कभी बाहर निकल ही नहीं पाती। वही दोस्तों यहाँ पर बस सिंगिंग कंपटीशन वाला दिन आ ही जाता है, जहाँ पर प्रोफेसर ही लिली को कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई कर देते बिकॉज लिली यहाँ पर लवी डवी वाले गाने जो गा रही थी। ये सुनते यहाँ पर लिली को कुछ समझ नहीं आता कि गाना गाने से मतलब है और अच्छा गाने से मतलब है, मैं कौन सा यहाँ पर नेगेटिविटी फैला रही हूँ। तब प्रोफेसर यहाँ पर बता रहे होते कि रूल्स एंड रेगुलेशन साफ साफ लिखे गए हैं कि प्यार वाले गाने नहीं बल्कि पॉजिटिव गाने गाने हैं। जब वहाँ पर यूना आती है तब लिली उसे सारी बातें बताती है। यूना से कहती कोई बात नहीं, अपने आप पर भरोसा रखो, तुम्हें कंपटीशन से भागना बिल्कुल नहीं चाहिए, तुम एन मौके पर यहाँ पर सॉन्ग चेंज कर सकती हो सकता है कि तुम ना जीतो, लेकिन हार मानने से थोड़ी ना यहाँ पर तुम जीत जाओगी। जिसके बाद यहाँ पर वो लोग तुरंत ही एक सॉन्ग के बारे में सोचते हैं। एंड जब यहाँ पर लिली की पारी आती है तो वो गाने की प्रैक्टिस ही बहुत जल्दी कर लेती है एंड स्टेज पर जाकर यहाँ पर परफॉर्म कर रही थी, जहाँ पर सभी को लिली का परफॉर्मेंस बहुत पसंद आता है बाकी सभी परफॉर्मेंस से कंपेयर किया जाए तो। लेकिन जब यहाँ पर वो अटकती है तब उसके सभी क्लासमेट्स आ जाते हैं उसे सपोर्ट करने के लिए
और ये चीज़ में यहाँ पर उन्हें कोई नहीं रोकता। इनफैक्ट सभी को यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा होता है कि सभी लोग म्यूज़िक को लेकर इतना ज़्यादा पीसफुल फील कर रहे हैं। एंड यहाँ पर यूना जब उन सभी को देख रही थी तब यहाँ पर उन्हें देखकर उसे अपने स्टूडेंट वाली लाइफ की याद आ जाती है कि वो किस तरीके से सेम जोन में ही थी। एंड ऐसे भी स्टूडेंट में मैच्योरिटी थोड़ी लेट हिट होती है, लेकिन वो स्टूडेंट है जो कि प्रेजेंट में जीना चाहते हैं, ना कि फ्यूचर का टेंशन लेना जानते। उन्हें पता है कि लाइफ को जीना ही सबसे बड़ी चीज़ है। एंड तब तक यहाँ पर प्रोफेसर ही आकर सब कुछ बिगाड़ देते, वो सभी स्टूडेंट्स को नीचे उतार देते, बिकॉज सिंगिंग कंपटीशन तो एक ही स्टूडेंट का चल रहा होता है इस वजह से। वहीं दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि जस्ट बिकॉज वो स्टूडेंट्स के मॉम डैड यहाँ पर ताकतवर थे, इसलिए उन्हें यहाँ पर से रिहा कर दिया जाता है। जिसके बाद भी यहाँ पर उन्होंने ये सभी चीज़ें रोकी नहीं थी। उन्होंने यहाँ पर अपना टारगेट सिया से मिनी कर दिया था, जो कि उनके क्लास में ही मौजूद थी। उस समय यहाँ पर मिनी इन सभी चीज़ों से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही होती। तब उसे पता चलता है कि इसके पहले वो लोग सिया को टारगेट किया करते थे, लेकिन वो लोगों ने सिया को छोड़ दिया और वो लोग अब उसे टारगेट करे जा रहे हैं। एक बार तो यहाँ पर बात इतनी बढ़ जाती है जहाँ पर यूना खुद चाहती है ये बात कन्वे करने के लिए, लेकिन मिस्टर वैंग एंड मिसेस सी उसकी कोई बात पर भरोसा करने के लिए रेडी बिल्कुल नहीं थे। उनके अकॉर्डिंग ये सब कुछ स्टूडेंट्स के मैटर्स होते हैं जो कि स्टूडेंट्स को खुद हैंडल करना चाहिए, ना कि उन सभी को यहाँ पर इन मैटर में पर्सनली खुद दखल अंदाजी करनी चाहिए। एक टाइम यहाँ पर ऐसा हो जाता है जहाँ पर बेचारी मिनी कुछ ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेट हो जाती है। वो यहाँ पर एक ऐसी जगह छुप जाती है जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल था। जब सबके सब कुछ पता चलता है तो यहाँ पर सिर्फ यूना ही थी जो कि उसके पास जाकर उसे समझाती है कि उसे यहाँ पर अपने लिए स्टैंड लेना होगा। लेकिन मितनी इतनी डरी हुई थी मिनी कि वहाँ पर वो कुछ बोलने के लिए रेडी नहीं थी। वो उन पर इंसान नहीं लगा सकती थी बिकॉज वो बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करती है, एंड अगर स्कूल से उसे यहाँ पर निकाल दिया गया तो फिर बहुत बुरा हो सकता है। यहाँ पर मिस्टर वैंग जो कि मिनी के क्लासरूम टीचर थे वो उसे प्रॉमिस करते हैं कि वो उसे जस्टिस दिलाकर रहेंगे। लेकिन यहाँ पर जब जस्टिस लेने की बात आती है तो मिस्टर वैंग तो यहाँ पर कम्प्लीटली पलट जाते हैं एंड वो आकर यहाँ पर मिनी को भी गलत चीज़ें बताते हैं, जिससे यहाँ पर मिनी को लगने लग जाता है कि ये सब कुछ यहाँ पर सिया की वजह से हो रहा है। सिया को सपोर्ट करने के लिए उसकी होमरूम टीचर है और मेरे पास कोई नहीं है। जब तक सिया उनकी टारगेट थी तब तक सब कुछ ठीक था, उसके पास कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं थी। लेकिन यहाँ पर सिया के हटते ही सारी प्रॉब्लम्स मिनी के लिए शुरू हो गई। तो वो गुस्से में यहाँ पर सिया के पास चली जाती है, जहाँ पर सिया उसे बहुत समझाती कि उसे अपने लिए स्टैंड लेना होगा। अगर वो नहीं ले सकती तो फिर यहाँ पर वो लोग मैडम यूना की भी मदद ले सकते हैं। लेकिन उस समय यहाँ पर मिनी के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव थॉट्स आए जा रहे थे। जहाँ पर तो वो चाकू से सिया पर वार करने वाली थी, वो तो यूना सही टाइम से वहाँ पर पहुँच जाती है, जिसके बाद मिनी को लेकर जाया जाता है एंड सिया यहाँ पर होती है हॉस्पिटल में। यूना कहती है कि माफ़ करना, तुम्हें ये सब कुछ सहना पड़ रहा है, हम तुम्हें ज़रूर जस्टिस दिलाएंगे। लेकिन सिया लड़ने से मना कर देती है बिकॉज उसे पता होता है इसमें मिनी की कोई भी गलती नहीं है, इसमें सारी की सारी गलती उन बुलीज़ की है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो फिर आखिर इन सभी चीज़ों की सज़ा सिर्फ मिनी को क्यों मिली जाए। एंड फिर हम यहाँ पर देखते हैं यूना को जो कि अपने स्टूडेंट मिन से मिलने के लिए गेमिंग कैफ़े गई थी, बिकॉज अभी यहाँ पर मिन एग्ज़ाम के बाद में स्कूल में कम और गेमिंग कैफ़े में टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहा होता है। तो वो उससे वही चीज़ को लेकर क्वेश्चन करना आई थी। मिन कहने लग जाती कि देखिए मैं पास तो हो गया, मुझे ऐसे भी पढ़ाई करके कुछ मिलने वाला है नहीं, मेरा इंटरेस्ट पढ़ने में है नहीं, एंड अगर मैं आगे जाऊँगा भी तो मेरे घर वालों के पास इतनी फंडिंग नहीं है जो कि मुझे अच्छी यूनिवर्सिटी में डाल सके। तो बेहतर यही होगा कि मैं अपने प्रेजेंट को एंजॉय करूँ। यहाँ पर यूना उसे समझाने की कोशिश करती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, पर मिन कहते कि प्लीज़ आप मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, हम स्कूल में नहीं बल्कि हम बाहर हैं जहाँ पर मैं अपना पर्सनल टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। यूना कहती कि ठीक है, क्यों ना तुम मेरे साथ एक मैच करके देखो। जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग गेम खेलते हैं एंड यहाँ पर यूना जीत जाती है। मिन कहने लग जाता है कि ऐसे कैसे, लगता है आप ही गेमिंग में एक्सपर्ट है। तब वो उसे कहते कि जब मैं तुम्हारे टाइम पर थी तब मैं सेम तुम्हारी तरह हुआ करती थी, पर फिक्र मत करो, आगे जाकर गेमिंग तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगी। इतने में यहाँ पर मिन को समझा रही होती है कि मैं तुमसे ये नहीं कह रही हूँ कि तुम जिंदगी भर पढ़ाई करो, मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम अपनी पढ़ाई की बेसिक्स को कंप्लीट करो जैसे लिली कर रही है और वह सिंगिंग को एक्वायर कर रही है। मिन कहते कि तो मैं भी वो सब करके क्या सिंगिंग करना शुरू कर दूँ। यूना कहते कि ऐसी बात नहीं है, सिंगिंग यहाँ पर उसका पैशन है, तुम्हारा नहीं है। तुम्हें गेम्स बहुत पसंद है, या तो तुम यहाँ पर गेमिंग वर्ल्ड में जा सकते हो या फिर तुम यहाँ पर गेम्स डेवलप कर सकते हो। ये दोनों में यहाँ पर तुम्हारी बहुत अच्छी पहुँच जाएगी और इसमें लोग कितने सारे पैसे अर्न करते हैं। माना कि इंजीनियरिंग और डॉक्टर करने के लिए लोग भीड़ लगा देते हैं, लेकिन ऐसे फील्ड्स में बहुत कम लोग होते हैं। अब फ्री में गेम खेलने से अच्छा है कि तुम किसी कंपनी के लिए गेम खेलो जहाँ पर वो तुम्हें पे करे, या फिर तुम किसी कंपनी के लिए एक ऐसा गेम बनाओ जिस गेम को लाखों लोग खेले।
एंड यहाँ पर तुमसे इंस्पायर होकर और गेम्स बनाए। ये सुनकर यहाँ पर तो वो सचमुच इंस्पायर हो जाता है। जिसके बाद में यहाँ पर वो जब अपने घर पे था तब उसके डैड को लग रहा था कि लैपटॉप ओपन है, विच मीन्स मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है। बट जब वो गेम को देखते तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में आकर लैपटॉप भी तोड़ देते कि पूरा दिन गेम खेलता रहता है, ऐसे चलता रहा तो मेरे पैसे तुम बर्बाद ही क्यों कर रहे हो, और स्कूल जाने की जरूरत भी क्या है इससे। एंड यहाँ पर वो अपने डैड को अपने स्कोर्स भी बताता है कि वो पढ़ाई में अब अच्छा करने लग गया है। लेकिन उसके डैड को उस पर डाउट जाता है कि ज़रूर यहाँ पर उसने चीट किया होगा। जिसके बाद में यहाँ पर तंग आकर मन को यूना को कॉल लगाना पड़ता है और वो वीडियो कॉल पर उसे सारी बातें बताता है। यूना भी यहाँ पर उसके पेरेंट्स को समझाती है कि ऐसी बात नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं। लेकिन अंकल को यहाँ पर उनकी बातों पर बिलीव नहीं करना था। वो फ़ोन को यहाँ पर कट कर देते एंड क्लियरली कह देते कि तुम सीधा यहाँ पर बोर्डिंग स्कूल जाओगे पढ़ने के लिए। जिसके बाद एक वैन आती है एंड ज़बरदस्ती वहाँ से वो लोग उसे लेकर चले जाते हैं। वही दूसरे बाद में यहाँ पर यूना होती है जो कि कंटिन्यूसली कॉल लगाने की कोशिश कर रही थी मन के घर पर कि आखिर वो स्कूल कब से ज्वाइन करेगा। पर ना ही यहाँ पर मन का फ़ोन लग रहा था और ना ही उसके डैड यहाँ पर कॉल को पिक कर रहे थे, जिस वजह से यहाँ पर यूना को खुद पर्सनली जाना पड़ता उसके घर पर। एंड जब वो उसके घर जाती है तब उसकी डैड के थ्रू से पता चलता है कि उसे आर्मी वाले स्कूल में भेजा गया है, जिसे बोर्डिंग स्कूल भी कहा करते हैं। एंड यहाँ पर लोग बिगड़े हुए बच्चे को सुधार कर रख देते। यूना कहती है कि मैं जानती हूँ कि वो मिस्चीवियस है, पूरा दिन गेम खेलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बेटा एक गलत कैरेक्टर प्ले कर रहा है या फिर एक गलत पर्सनालिटी के साथ आगे बढ़ रहा है। वो दिल का बहुत साफ है एंड वहाँ पर जाकर क्या ही हो जाएगा। वो यहाँ पर अपने ग्रेड्स भी अच्छे कर रहा था। तब यहाँ पर अंकल कहने लग जाते कोई बात नहीं, आप मेरे साथ चलिए, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर मेरे बेटे मिन ने कितना प्रोग्रेस किया है। तो इसके बाद में यहाँ पर वो लोग उस स्कूल में जाते हैं जहाँ पर वहाँ का प्रिंसिपल होता है, जो कि यहाँ पर मिन को बुलाता है। एंड यहाँ पर मिन आता है एंड यहाँ पर अपने डैड से माफ़ी मांगता है उसने जो कुछ भी किया उन सभी चीज़ों के लिए। यूना को यहाँ पर साफ साफ दिख रहा होता है कि वो कितना घबराया हुआ है, वो इमोशनली कितना डिटैच हो चुका है एंड वो सिर्फ रोना चाहता है। एंड इतने में यहाँ पर वो उसके हाथ में चोट नोटिस करती है, बस एक नहीं अनेक चोट, जहाँ पर बच्चे को डिसिप्लिन करने के लिए वो लोग यहाँ पर उन्हें मारा करते तब तक जब तक जिद्दी बच्चे अपनी बात मानना शुरू ना कर दे। और ऐसी ढेर सारी चोट उसकी बॉडी पर लगी हुई थी। ये देखकर यूना यहाँ पर उसके डैड को समझाती है कि ये कोई बच्चों को सिखाने का तरीका नहीं है। बच्चे अगर ऐसे सीख जाते तो कितने सारे बच्चों को ऐसे सिखाया जाता, ये कोई सही तरीका नहीं है। तब यहाँ पर प्रिंसिपल कहता है कि देखिए, यहाँ पर सभी के सभी पेरेंट्स अपने बच्चे को अपनी मर्जी से भेजते हैं इसी चीज़ के लिए, क्योंकि बच्चे उनकी बात सुनते नहीं हैं। यहाँ वहाँ के काम में पढ़ाई करना भूल जाते, लेकिन यहाँ आकर हम बच्चे को डिसिप्लिन सिखाते, अच्छे से ढंग से रहना सिखाते कि ह्यूमन जैसे रहा कैसे जाता है और अपने बड़ों की बात मानी कैसे जाती है। यूना कहती कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन बच्चों के साथ ये सब कुछ करना बिल्कुल ठीक नहीं है। सिर्फ यही कोई रास्ता नहीं है, लेकिन उनके अकॉर्डिंग यही सही चीज़ थी। यूना कहती कि ठीक है, मैं पुलिस को कॉल कर रही हूँ। अब पुलिस यहाँ पर डिसाइड करेगी कि राइट वे है या फिर रॉन्ग वे है। पुलिस यहाँ पर सब कुछ इन्वेस्टिगेट करती है। उनके अकॉर्डिंग बच्चों को डांटना ठीक है, लेकिन इतना मारना बिल्कुल ठीक नहीं है और वो एक अनएथिकल वे है बच्चों को कुछ सिखाने का, क्योंकि इसे सिखाना भी नहीं बोलते, इसे डराना धमकाना बोलते, बच्चों को अंडर प्रेशर लाना बोलते, जिससे यहाँ पर बच्चे अपने इमोशन से डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन मन की डांट कहने लग जाते कि जो कुछ भी हो प्रोफेसर, आपको नहीं लगता कि यहाँ पर बच्चों को अच्छा बनाने के लिए ये सब कुछ किया जाता है। तब ऑफिसर उन्हें समझाते कि देखिए, अगर आपका बच्चा रियलिटी डिस्कनेक्ट हो जाएगा रियलिटी से और आपसे कुछ बातें शेयर नहीं करेगा तो क्या वो आपका बच्चा भी है? आखिर आप किस इंसान को पालने की कोशिश कर रहे हैं? इतना सलूक तो हम यहाँ पर जानवर के साथ भी नहीं करते जितना बच्चे के साथ किया जा रहा है, और ये पूरी तरीके से गलत है। जिसके बाद में यहाँ पर उन्हें सजा दी जाती है एंड वहाँ से मन को निकाल दिया जाता है। मैं यहाँ पर अपने डैड को समझा रहा था कि मुझे गेम्स खेलना नहीं बल्कि यहाँ पर गेम्स डेवलप करना बहुत पसंद है। एंड ये भी डैड एक स्किल होती है जिसमें लोगों का बहुत अच्छा फ्यूचर होता है। एंड यहाँ पर यूना बस एक बार अंकल को उस पर भरोसा करने के लिए बोलती है, बिकॉज यहाँ पर मैं उस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट जो कर रहा था जहाँ पर अंकल भी खुद पर्सनली आए थे उसे देखने के लिए। जैसे यहाँ पर मैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा था, अपने गेम्स को एक्सप्लेन कर रहा था, ये सब कुछ सुनकर यहाँ पर अंकल को रियलाइज़ होता है कि मिन तो इन सभी चीज़ों में कुछ ज़्यादा एक्सपर्ट है, उसे इन चीज़ों का कितना नॉलेज है। इतना तो यहाँ पर अंकल को उनकी खुद की चीज़ों को लेकर नहीं पता होगा।
वही दूसरे यहाँ पर इस कंपटीशन का जो विजेता अनाउंस करते वो मिन होता है। और ये सुनते यहाँ पर अंकल को रियलाइज़ होता है कि वो कितने गलत थे। सबसे पहले यहाँ पर उन्होंने अपने बेटे पर ट्रस्ट नहीं किया। उन्होंने यहाँ पर उस पर हमेशा शक किया कि अगर उसने अच्छा स्कोर किए भी है तो वो एक चीटिंग हो सकती है। तो वो उससे प्रॉमिस करते कि वो अब से यहाँ पर वो हमेशा मिन की बातों पर भरोसा करेंगे एंड यहाँ पर उसे हमेशा सपोर्ट करेंगे। एंड यहाँ पर वो वापस से क्लास को ज्वाइन कर लेता है, जहाँ पर सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इतने में हम यहाँ पर देखते हैं एक स्टूडेंट की ग्रैंडमा को, जो कि यहाँ पर यूना को अपने घर पर इनवाइट करती है। एंड उस स्टूडेंट का नाम यहाँ पर हान होता है। हान की ग्रैंडमा यहाँ पर उसके फ्यूचर को लेकर थोड़ा टेंशन में थी, क्योंकि हान को यहाँ पर अच्छा नहीं लगता था कोई भी उसके रूम में जाकर चीज़ें वहाँ की यहाँ करे। एक दिन ग्रैंडमा उसके रूम में तो बस क्लीनिंग करने के लिए गई थी, लेकिन उन्हें कुछ अजीब अजीब चीज़ें मिली जो कि लड़कियों की है। एंड ग्रैंडमा को तो इतना पता है कि वो पूरा दिन घर पर रहती तो कोई लड़की नहीं आ सकती, तो उन्हें डाउट है कि कहीं कुछ और ही तो गड़बड़ ना चल रही हो। इतने में यहाँ पर यूना सबको चेक करना शुरू कर दिए, जहाँ पर लड़कियों की स्टॉकिंग स्ट्रिपिन वो सब कुछ यहाँ पर हान के घर पर मिल रही थी। तो वो उसका कंप्यूटर चेक करती है और उसमें पता चलता कि हान के पास लड़की वाला एक फेक अकाउंट है, जिससे यहाँ पर वो लड़कों से बात करता है एंड उन्हें एक्सपोज भी करता है। वही दूसरे यहाँ पर वो कमरे में आ जाता है, जहाँ पर यूना छुपने की पूरी कोशिश करती है एंड फिर घर जाकर अपना ही एक अकाउंट बना लेती है, एक फेक अकाउंट एक मर्द के नाम से, जिससे यहाँ पर वो हान से चैट कर सके और पता लगा सके कि आखिर चल क्या रहा है। एंड तब जाकर यहाँ पर पता चलता है कि वो तो एक्चुअल में यहाँ पर सचमुच लड़कों से बात करता है, लड़कियों का ड्रामा कर कर। यूना को तो यहाँ पर बहुत ही क्रिंज महसूस हो रहा था, जिस तरीके से यहाँ पर वो उससे ऑनलाइन बात करी थी एक मैन बनकर। इनफैक्ट यहाँ पर खुद सामने से तो वो उससे वीडियो कॉल करने के लिए भी कहता है, पर यूना जैसे तैसे यहाँ पर उसे मना कर देती है। लेकिन नेक्स्ट डे यहाँ पर वो क्लास में आकर उसकी खबर लेने लग जाती है और उस समय यहाँ पर वो उससे बहुत माफ़ी मांगता है। एंड हान यहाँ पर यूना को समझाता है कि वो ये सब कुछ अपने मज़े के लिए नहीं करता, वो ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उन ट्रेटर्स को, उन बिट्रेयल्स को पकड़ने के लिए करता है, जो कि यहाँ पर अपनी वाइफ्स के साथ करते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ करते हैं, दूसरों पर चीट कर कर। यूना कहने लग जाते कि इससे तुम्हें क्या मिलता है। हान कहते कि मुझे कुछ नहीं मिलता, लेकिन एटलीस्ट उनकी वाइफ को तो उनकी रियल साइड पता चलनी चाहिए। उनकी वाइफ को उनकी आगे की लाइफ जीने का पूरा हक है एंड मैं नहीं चाहता कि जो मेरी मॉम के साथ हुआ वो सब कुछ यहाँ पर किसी और के साथ हो। मैं इन सभी चीज़ों से गुजर चुका हूँ, मुझे पता है कि रिश्ते टूटना कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। मेरी मॉम ने यहाँ पर अपनी सर्जरी की फ़ीस बचाकर मेरे स्कूल में लगाए, लेकिन इन दी एंड उन्हें क्या मिला? कुछ भी नहीं, सिर्फ डेथ। और मैं नहीं चाहता कि इतने स्ट्रगल से यहाँ पर कोई और वाइफ या कोई और मॉम जाए। ये सब कुछ सुनकर यहाँ पर वो लोग उस इंसान के लिए प्लान बनाते और उसे फंसा भी देते, लेकिन इन दी एंड यहाँ पर यूना हान को समझाती है कि ये सब कुछ कर कुछ मतलब नहीं है। कल को यहाँ पर अगर तुम्हारे हाथों में कोई ऐसा इंसान लग गया जिसके पास बहुत पावर है तो तुम फंस जाओगे, या फिर किसी ने तुम्हारी पुलिस कंप्लेंट कर दी तो तुम फंस जाओगे। इससे अच्छा है कि तुम यहाँ पर कोई अच्छा काम में लग जाओ। पढ़ाई के बाद व्हाट इफ तुम यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के ब्यूरो को ज्वाइन कर लो एंड इसी सभी चीज़ों में तुम यहाँ पर लोगों की और मदद कर पाओगे, या फिर तुम एक पुलिस ऑफिसर भी बन सकते हो। ये भी तो तरीके हैं चीज़ें करने के। एंड हान यहाँ पर यूना को थैंक यू बोलने लग जाता है उसे राइट डायरेक्शन दिखाने के लिए। वही दोस्तों यहाँ पर फाइनल एग्जाम्स के स्कोर अनाउंस हो रहे थे, जहाँ पर इसके बाद सभी के सभी स्टूडेंट्स जो कि जूनियर पोजीशन पर है वो यहाँ पर सीनियर बन जाएंगे एंड एक स्टेप अपनी लाइफ में अहेड आ जाएंगे। यहाँ पर स्कोर्स अनाउंस हो रहे थे, उसी के साथ साथ समर वेकेशन की ट्रिप भी अनाउंस हो रही होती है कि बच्चे आखिर कहाँ पर जाने वाले। सभी के सभी बहुत एक्साइटेड होते हैं एंड वहाँ से निकल पड़ते अपने उस ट्रिप के लिए। बच्चे आराम से यहाँ पर बस में सो रहे थे एंड वही टाइम था जहाँ पर यूना ने डिसाइड कर लिया था कि अब तो यहाँ के बच्चे सुधर चुके, अब टाइम आ चुका है अपनी न्यू जर्नी की शुरुआत करने का। एंड यहाँ पर उसने रेजिग्नेशन लेटर सबमिट कर दिया था। ये चीज़ यहाँ पर मिस्टर ही देख लेते। अब इस एंटायर ड्रामे में मिस्टर ही ने कोई अच्छा काम नहीं किया, लेकिन इन दी एंड वो ज़रूर अच्छा काम करके जाते हैं, जहाँ पर वो उनके क्लास के स्टूडेंट्स को ये मैसेज पहुँचाते थे कि आज उनके टीचर का क्लास में आखिरी दिन होगा, उसके बाद से वो उनसे नहीं मिल पाएंगे। जिसके बाद में यहाँ पर बच्चे उस बस को ऑन द स्पॉट रोकने की कोशिश करते। बस वाला कहने लग जाता है कि तुम अपनी बच्चे मन मर्जी नहीं कर सकते, हम तुम्हें डेस्टिनेशन तक पहुँचा कर रहेंगे। तो वो लोग बहाना कर नीचे उतरते एंड जो चीज़ें मिली वो चीज़ों पर ट्रैवल कर कर वहाँ तक पहुँचने की पूरी कोशिश करते हैं। वही दूसरे यहाँ पर जो होती है यूना, जो कि क्लास में ही घूम रही थी, क्लास को ही देख रही थी कि यहाँ पर उसकी भी कितनी मेमोरीज है एज अ स्टूडेंट एंड अब यहाँ पर एज ए टीचर भी उसकी कितनी सारी मेमोरीज बन चुकी। इतने में यहाँ पर वो
क्लासरूम की स्क्रीन टीवी को देखती है जिस पर एक एक कर सभी बच्चे आते हैं एंड यहाँ पर वो एक एक कर यूना को थैंक यू बोल रहे होते हैं कि यूना ने सिर्फ यहाँ पर एक बच्चे की नहीं बल्कि इस पूरे क्लास की लाइफ को बदल कर रख दिया है। उनके क्लास के प्रेजेंट को और उनके फ्यूचर को देखने का नज़रिया कम्प्लीटली बदल दिया है और उनके फ्यूचर को बहुत ही ब्राइटफुल कर दिया है। जिसके बाद में यहाँ पर सभी बच्चे अंदर आ जाते हैं यूना को यहाँ पर थैंक यू करने के लिए और उसका आखिरी दिन यहाँ पर स्कूल में सेलिब्रेट करने के लिए। सभी लोग एक एक कर यहाँ पर उसे थैंक यू बोलते हैं और अपने फ्यूचर के लिए ढेर सारे विशेष देते हैं एंड इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है।